चलिए, तो कल जो पढ़ा था उसी का यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे लिख दिया है आपको, गैसेस एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 occurs between alveoli and alveolar blood capillaries due to the difference in the partial pressure of oxygen and the carbon dioxide by the process of diffusion के थ्रू होगा। फिर यहाँ पे दे दिया है कि PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोली इज 100 mmHg एंड 95 mmHg इन alveolar capillaries and diffusion of the O2 take place from alveoli to the blood capillaries में चला जाएगा। उसी तरह से PCO2 in the alveoli है ना, PCO2 in alveoli is 40 mmHg and 45 mmHg in the blood capillaries है ना। डिफ्यूजन ऑफ CO2 टेक प्लेस फ्रॉम ब्लड टू द alveoli हो गया, यानी यहाँ पे एक्सचेंज आपने कर लिया। अभी अब ट्रांसपोर्ट करना है, मिटा दो इसको। क्या प्रॉब्लम? Yes. चलिए समझते हैं आगे। क्या है यहाँ पे अब जो समझना है, ठीक है। HB है ना, HB bind HB binds to the O2, ठीक है। HB binds to the O2 and form HbO2 और इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन binds for ऑक्सी हीमोग्लोबिन and transportation of O2 occurs in whole body part, ठीक है। O2 डिसोसिएट टूट जाता है, O2 डिसोसिएट from HB and enters into tissue cells, for oxidation of food and liberate CO2 बन रहा है ऑक्सीडेशन होने के बाद। आए बात समझ में? अब क्या होगा जो आगे समझिए। CO2 again binds with HB and form HbCO2 और कार्बामिनो hemoglobin and the transportation of CO2 occurs and carry
to lungs for oxygenation, for exchange के लिए लेके चला जाता है। That's all. अब कुछ खास बातें इसमें आपको है, थोड़ा सा नोट कर लेना है। क्या नोट ये करना है कि 97% O2 carries with HB, ठीक है, ओके। 3% O2 carries with blood plasma, ये भी पढ़ा था आपने। फिर पढ़ा इसमें 23% CO2 carries with HB, और टोटल मिला के 77% CO2 carries with blood plasma। Any problem? नोट कर लिया? सर ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है। कहता है कि आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, यानी आप श्वास छोड़िए, जितना ज्यादा आप श्वास निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, लेकिन लंग्स के अंदर फिर भी कुछ ना कुछ एयर प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो कह रहा है कि आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन सम अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग, ठीक है। आफ्टर forceful expiration some amount of air remains in the lung, this is called the residual volume of air। रेसिडुअल वॉल्यूम। अभी जो रेसिडुअल जो बच गया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी बच गया, उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। अब ये करता क्या है, जब हमने श्वास छोड़ दिया, जब हम श्वास छोड़ दे रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन होता है कि लंग्स के अंदर से, ऐसे लोग समझते हैं कि लंग्स के अंदर से तो एयर निकल गया। तो सोचो अगर लंग्स के अंदर कुछ भी एयर नहीं है, एल्वियोली में कुछ भी एयर नहीं है, तो उस दौरान तो ऐसा माना जा सकता है कि O2 और CO2 का एक्सचेंज एल्वियोली और ब्लड कैपिलरी के बीच में स्टॉप कर जाना चाहिए। यस। अरे बस समझ में? लेकिन ऐसा नहीं होता है, और अगर ऐसा हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती, कई सेल्स डैमेज हो सकते थे, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, कि अगर ऑक्सीजन एक्सचेंज ना करे तो जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उसको डील करने के लिए क्या होता है कि लंग्स में एयर रह जाते हैं, चाहे हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लें। जो क्या करता है, टेक पार्ट इन द एक्सचेंज, रेगुलर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन द इंटरवल ऑफ द एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। श्वास लेने और छोड़ने के बीच में जो गैप बनता है, उस गैप के दौरान जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस ब्लड कैपिलरी और एल्वियोली के बीच में, वो कौन सा हो रहा है, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर ही होता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस ऐसा ही काम करता है। तो लिख सकते हैं, इट इज द वॉल्यूम, है ना, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर that remains inside lungs, that remain inside lungs at the end of maximum forceful exhalation, ठीक है, एक्सहेलेशन। आएगा समझ में? तो इट्स वैल्यू, कितना वैल्यू है, 300 ml। इट्स वैल्यू, है ना, इट्स वैल्यू इज 1100 ml to 1200 ml,
ठीक है, 1100 से 1200 ml रहता है। क्या कर रहा है ये? तो द रेसिड्यूअल एयर continue to exchange of O2, है ना, continue to exchange of gases लिखो, continue to exchange of gases with the blood in the interval of exhalation and fresh inhalation। आई बात समझ में? अब देखते हैं, एक और बात मैं बताता हूं आपको, एक और बात बताता हूं। एक बात यहाँ पे है, टाइडल वॉल्यूम। अब ये टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम को टीबी बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं वीटी। टाइडल वॉल्यूम को टीबी या क्या कह सकते हैं, वीटी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, क्या होता है समझना है। बोलिए, बोलो। ये वैल्यू है, किसका वैल्यू है? वन टाइम ब्रीदिंग में जितना भी एयर हम लेकर के जाते हैं लंग्स तक, वो वॉल्यूम जो होता है वो कहलाता क्या है? टाइडल वॉल्यूम। वन टाइम रेस्पिरेशन में जितने भी हम एयर को ले जाते हैं लंग्स के अंदर, वो क्या है? टाइडल वॉल्यूम। अब समझना थोड़ा सा कि ये जो पैसेज हमने बनाया था, ये जो हमारा पैसेज है, कहाँ से कहाँ तक? तो लंग्स तक। ये जो हमारा पैसेज है, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर यहाँ से एयर पास कर रहा है तो ये पैसेज में पहले से एयर है कि नहीं है? है। पहले से इस रास्ते, है ना, पहले से इस रास्ते में क्या है? एयर पहले से भी मौजूद है। यस। लंग्स को छोड़ दीजिए, पैसेज में देखिए, ट्रैकिया में देखिए, ट्रैकिया में पहले से भी मौजूद है। तो जब एयर यहाँ से पास करेगा तो दे कैन पुश दीज एयर, जो कि पहले से, क्योंकि खाली जगह में कुछ भी है तो क्या है? एयर तो प्रेजेंट है वहां पे, तो ये पुश करेगा। तो पुश करेगा तो क्या होगा? जितने भी एयर लिए जा रहे हैं, कितना एयर लिया जा रहा है वन टाइम ब्रीदिंग में? 500 ml। कितना एयर लेते हैं? 500 ml एयर यहाँ पे हम 500। ले रहे होते हैं। ठीक है, अभी जो 500 ml एयर ले रहे हैं, तो ये यहाँ से इस पे दबाव डाल रहा है, क्योंकि ये आ रहा है पूरी तरह से पैक होता हुआ आ रहा है, तो दबाव डालेगा तो ये जो पहले से मौजूद एयर है वो एयर ये इंटर कर जाएगा, ये इंटर कर जाएगा लंग्स में। ठीक है, तो पैसेज का एयर जो है लंग्स में इंटर किया, ठीक है, और कुछ एयर फिर जो नया एयर आया उसका सम ऑफ द एयर जो है वो रह गया, कहाँ पे रह गया? तो वो पैसेज में रह जाएगा, वो पैसेज में रह जाएगा। तो समझना ये है कि इसमें कितना एयर है। फिर दोबारा जब एयर यहाँ से निकलेगा, यानी जब एक्सहेलेशन करेंगे तो फिर एयर यहाँ से निकलेगा, ब्रीदिंग आउट करेंगे तो बाहर निकलेगा, तो पहले से जो एयर है उसको पुश करेगा, और उसको पुश करेगा तो पहले जो पैसेज में है वो बाहर निकल जाएगा, और फिर एयर जो निकला एक्सहेलेशन के थ्रू वो कुछ ना कुछ पैसेज में रह जाएगा वापस।
रह जाएगा ना, ठीक है। Yes. तो इस अनुसार से लगभग 150 ml एयर ऑलवेज रिमेन्स इन द पैसेज ऑफ द कंडक्टिंग रिस्पिरेटरी, जो कंडक्टिंग जो पैसेज है उस पैसेज में ऑलवेज कितना रह जाता है, 150 ml एयर जो है 150 इसी में रह जाता है। तो 500 ml एयर जब हम ले रहे हैं तो इसमें से अगर 150 ml एयर हमारा जो है ये कंडक्टिंग जोन में ही रह जाता है तो एक्सचेंज कितना हुआ, 350 350 ml. 350 ml एयर, है ना, 350 ml एयर, ठीक है। इतना एयर जो है ऑलवेज क्या होता है, हमेशा क्या होता है, वो क्या होता है, Exchange. हाँ ये जो है ये एक्सचेंज हो रहा है, ये एक्सचेंज हो रहा है ना। तो ध्यान रखेंगे कि जो एक्सचेंज हो रहा है वो लगभग 350 ml हो रहा है और जो रह रहा है वो कितना रह रहा है तो 150 ml है। तो टाइडल वॉल्यूम जो टीबी है उसका वैल्यू कितना है, 500 ml। टाइडल वॉल्यूम किसको कहते हैं, जितना पूरा एयर हम इनहेल कर पा रहे हैं वन टाइम इनहेलेशन में, उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में जो एक्सचेंज हो रहा है वो आपका 350 ml हो रहा है और 150 ml all the time cannot take part in the inhalation, न लंग्स में जाता है। बात को समझना, उल्टा मत समझ लेना, ऐसा मत सोच लेना कि ये तो गया ही ना गया लेकिन फिर तो रह गया वापस। अरे बात समझ में, 150 का जो वैल्यू है वो हमेशा रह रहा है ना, ये इसमें पहले से मौजूद वो चला गया लेकिन फिर 150 ml तो रह गया वापस जो आया नया। तो 150 ml एयर वो हमेशा कंडक्टिंग जोन में ही रह जाता है, वो ना तो बाहर निकलता है और ना ही वो लंग्स के अंदर जाता है, तो उसको कहते हैं डेड स्पेस एयर। क्या कहते हैं, डेड स्पेस एयर का वॉल्यूम कितना Dead है, space. 150 ml हो गया, ठीक है, 150 ml हो गया, है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको कि टाइडल वॉल्यूम क्या है, तो लिखिएगा इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर, it is the volume of air inhaled or exhaled, with each inhalation and exhalation, with each inhalation and exhalation, without any extra effort, कोई एफर्ट नहीं लगाना है, मतलब ना बहुत गहरा श्वास लेना है और नहीं बहुत तेजी से श्वास छोड़ना है। ऐसा नहीं कि एकदम गहरा श्वास ले रहे हैं तो एयर अमाउंट ऑफ एयर बढ़ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और श्वास बहुत ज्यादा छोड़ रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट बढ़ जाएगा। यानी नॉर्मल कंडीशन में जो हम लोग एयर इनहेल कर रहे हैं या निकाल रहे हैं उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, टीबी कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। तो इट्स वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 300 500 its value is about 500 ml, 500 ml in a normal adult, नॉर्मल एडल्ट में हो जाएगा। बीमार है उसकी बात नहीं कर रहे, नॉर्मल। तो सोचो कि आगे जब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग जो है एक एडल्ट लगभग 15 to 18 टाइम्स करता है 1 मिनट में।
तो एवरेज भी अगर लेते हैं तो 15 गुना 500 करेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, कितना के बराबर हो जाएगा? 500 तो इसका वैल्यू लगभग कितना हो, है ना, लगभग कितना हो गया 7500 ml, इतना ml है। इसीलिए हम लोग मेजर करते हैं TLC, है ना, TLC टोटल लंग कैपेसिटी। क्या? टोटल लंग कैपेसिटी TLC बोलते हैं। तो TLC जो होता है टोटल लंग कैपेसिटी होता है, उसका मेजरमेंट जब करने जाएंगे और ज्यादा पढ़ने के बाद, तो TLC टोटल जो हमारा होता है लगभग कितना हो जाता है 6000 ml से लेकर के कितना 8000 ml तक हो सकता है। समझ रहे बात को? एक बार में इतना होल्ड कर सकता है? बिल्कुल, टोटल लंग कैपेसिटी इतना है। यानी सर तो अगर ज्यादा kg में करो इनहेल तो करते तो 6 अकबक क्यों लगने लगता? अब ज्यादा इनहेल कर रहे हैं तो कंडीशन किस में कर रहे हैं उसके अनुसार से ना है। ऐसे तो ज्यादा कोई इनहेल नहीं करता है ना। ज्यादा इनहेल करने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब ज्यादा एनर्जी की जब जरूरत। कोई कहता है जब ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। गहरी श्वास, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है, बहुत गहरा श्वास नहीं लेते हैं। नहीं समझा? तो तू करके फास्ट देख ले। सकते हो, इमेजिनेशन यस सर। फास्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया टाइडल वॉल्यूम भी। इस तरह से कई वॉल्यूम और कैपेसिटीज हैं, है ना, कई तरह से वॉल्यूम और कैपेसिटीज है। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, है ना, कई तरह के वॉल्यूम है। ठीक है, ओके। एनी प्रॉब्लम? यस वो सर, आगे बहुत आप ब्लर क्लास हो। में जाओगे तब आप पढ़ोगे फंक्शनल रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है। ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, तो नाउ स्टडी करते हैं हम लोग। सर 150 ml को क्या बोले थे? 150 ml को क्या नाम दिया था? डेड स्पेस है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है, इसका मतलब हमें यहाँ पे सीखना है कि ब्रीदिंग कैसे हुआ, है ना। उस समय हमारा जो चेस्ट है वो सिकुड़ गया, फैल गया, डायफ्राम का क्या हुआ, फ्रेनिक मसल्स का क्या हुआ, इंटरकोस्टल मसल्स का क्या हुआ। अब ये सब का नाम भी सुन रहे हैं, फिर देखेंगे कि कहाँ होता है और किसको कहते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग की बात यहाँ पे हो रही है, तो सबसे पहले पॉइंट आउट कर लेना है हमको ब्रीदिंग। पहले हमने पढ़ा हुआ है वेंटिलेशन, या इसी को कहते हैं ब्रीदिंग। तो यहाँ पे जरूरत है इस टॉपिक की, इसलिए इसको पढ़ना है। क्या लिखेंगे? द mechanism of movement, the mechanism of movement of O2 and CO2, है ना, the mechanism of movement of O2 and CO2 in and out of the
lungs. In and out of the lungs. Lung is referred to as breathing. क्या ब्रीदिंग कहते हैं। breathing. तो वो मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ O2 एंड CO2 इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, तो उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, यस ब्रीदिंग। ठीक है, अब बात आती है ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट है ना, तो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है? बोलो जरा, ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग रेट क्या होगा? हाँ, Air inhaled per second. पर पर मिनट सेकेंड नहीं, पर मिनट। ठीक है, तो ब्रीदिंग रेट तो समझ Yes. गए। 1 मिनट में हाउ मेनी टाइम्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम एक ब्रीदिंग कहते हैं। तो आप समझते हैं कि किस में? तो न्यू बॉर्न, ठीक है, न्यू बॉर्न की बात करते हैं। तो न्यू बॉर्न में जो ब्रीदिंग रेट है वो लगभग होता है 30 से लेकर के 60 पर मिनट, 30 to 60 पर मिनट। इसके बाद ईयरली चाइल्डहुड, एकदम बच्चा छोटा है, ईयरली चाइल्डहुड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 से 50. ये लगभग होता है 20 to 40 टाइम्स पर मिनट, है ना? क्लियर है? Yes. और अगर एक नॉर्मली चिल्ड्रेन की बात करो तो कितना हो जाएगा? एक चिल्ड्रेन जो 5 साल से ऊपर का है, 6 साल से ऊपर का है, उसमें कितना हो जाएगा? तो इसमें लगभग हो जाता है 15 to 25 पर मिनट। और वही अगर एडल्ट की बात करेंगे 10 to तो 20. एडल्ट में हो जाएगा कितना? 15 to 18 या 14 to 18। इतना हो कमते जाता क्यों है। जाता है सर? कमते इसलिए जाता है कि जैसे जैसे बॉडी जितना बड़ा होगा उतना उसके पास हार्ट बीट, है ना, उसका हार्ट बीट और उसका ब्रीदिंग रेट उतना ही कम हो जाता है। सोचो कैसे कम हो जाता है? तुमको किसी सामान को पटना पहुंचाना है और पटना से उसको फिर वापस आना है। सेम कंडीशन, तुमको किसी और चीज सामान को तुमको जो है मुजफ्फरपुर पहुंचाना है, फिर उसको वापस लाना है। कौन पहले आएगा? मुझे पटना वाला। कंडीशन ये हमारा है कि जब हमारा बॉडी छोटा है, हमने पंप किया, ब्लड बॉडी छोटा होने के कारण क्या हुआ? तुरंत लंग्स ये हार्ट के पास आ गया, फिर लंग्स के पास चला गया। बॉडी बड़ा हो गया, पंपिंग किया, बॉडी में पहुंचते पहुंचते कुछ टाइम लगा, फिर लौटने में टाइम लगा, तो कुछ देर हुआ, है ना? यानी ट्रांसपोर्टेशन टेक्स टाइम। जितना बड़ा बॉडी उतना ही टाइम लगता है, और यही कारण है कि श्वास तो हम इसी कारण से लेते हैं। पंपिंग भी इसी बेसिस पे डिपेंड करता है। अरे बात समझ में? ठीक है। Yes. यस हाँ, यानी इसका मतलब हो गया कि जितना छोटा जीव उतना ही फास्ट ब्रीदिंग और हार्ट बीट, और जितना बड़ा एनिमल उतना उसमें ब्रीदिंग रेट और हार्ट बीट क्या होगा? कम हो जाएगा।
आ रही बात समझ में? Yes. चलिए, हाँ, तो अब हम आगे पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं यहाँ पे? ब्रीदिंग Mechan involve 2 phases या 2 स्टेप। कौन कौन फेज है इसमें? तो एक तो हो गया इनहेलेशन, inhalation और इनहेलेशन को इंस्पायरेशन भी बोल सकते हैं, इनहेलेशन को इंस्पायरेशन भी बोल सकते हैं। अब इनहेलेशन को डिफाइन कैसे करोगे? हैं? कहोगे ना कि द mechanism by which fresh air या ऑक्सीजन रिच एयर की बात कर सकते हैं। हाँ, फ्रेश एयर enters into lungs are called inhalation। ठीक है, अरे बात समझ में? अब यहां जब इनहेलेशन होगा तो क्या होता है? ड्यूरिंग इनहेलेशन volume of during chest inhalation increases. following events occur क्या क्या होता है? ठीक है, समझते हैं थोड़ा इसको, इधर पहले सीख लेना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? देखो, समझना है, ये बीच में मैं बना रहा हूँ स्टेरनम, ये बीच में स्टेरनम है। ठीक है, स्टेरनम से कनेक्ट करके यहाँ पे स्टेरनम से यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं बोन यानी रीब, स्टेरनम से यहाँ पे रिब्स को कनेक्ट कर दे रहे हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर है डायाफ्राम। ठीक है, ये है डायाफ्राम। डायाफ्राम अंदर से जो है, डायाफ्राम का जो मसल्स है वो इस तरह से है, रेडियल। अब यहाँ पे एक और चीज, एक और यहाँ पे बनाते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, समझिएगा। ठीक है, तो देखना है, समझना हमको ये है कि ये जो रिब्स है इसके ऊपर भी मसल्स हैं, इसके ऊपर से मसल्स है। ठीक है, इसके ऊपर से मसल्स है, ऊपर से, और रिब्स के नीचे से भी मसल्स है। तो नीचे वाले मसल्स को दिखा देते हैं, इतना ही, यानी एक में ऊपर से दिखाया, एक दूसरे में नीचे वाला दिखाया। समझ गया बात को? हाँ। यस। तो हाँ, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ डायाफ्राम से कनेक्टेड मसल, डायाफ्राम से भी मसल्स कनेक्टेड रहता है, डायाफ्राम से मसल्स कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो समझना जरा सा, कौन सा मसल्स क्या है। ये जो मसल्स है जो रिब के ऊपर में, कॉमनली इन मसल्स को, इन दोनों को कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। क्या कहते हैं इसको? Intercostal इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, अब समझना ये है, इंटरकोस्टल मसल दो कैटेगरी का हो गया। ऊपर वाले को बोलते हैं एक्सटर्नल,
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, आई बात समझ में, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल Internal. मसल। अरे ये समझ में, और ये डायफ्राम से जो कनेक्टेड है, डायफ्राम कनेक्टेड विद रीब केज, रीब से जो कनेक्टेड है, इस मसल्स को कहते हैं फ्रेनिक मसल। क्या कहते हैं, फ्रेनिक मसल बोल। Phrenic muscle. ठीक है, आई बात समझ में। और ये जो डायफ्राम है वो अंदर से बहुत एकदम जुड़ा हुआ रहता है, तो अंदर से जुड़ा रहता है रेडियल मसल, पूरा अंदर से इस तरह से जो है अंदर की ओर रहता है रेडियल मसल। ठीक है, तो अब क्या होता है समझना है। क्या होता है इसमें, जब हम श्वास लेंगे, जब इनहेलेशन करेंगे, तो जो एक्सटर्नल है ना, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो रिब्स बाहर की ओर निकल आते हैं, है ना, रिब्स की ओर निकल आते हैं। तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एक्सटर्नल किसको मसल, बोला है? ठीक है, हाँ बोलिए। एक्सटर्नल किसको बोला? फिगर दिख रहा है कि जो ऊपर से बनाया गया है ना, इसको हम बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और इसको कह देते हैं इंटरनल, है ना, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, और ये हो गया फ्रेनिक मसल। ठीक है, तो ड्यूरिंग, जिस समय हम इनहेलेशन करेंगे उस समय क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये जो रीब केज है वो आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करेगा, और जो ये Expand. डायफ्राम है, ये डायफ्राम एक्सपैंड कर जाएगा और एक्सपैंड करके हो जाएगा फ्लैट। ठीक है, तो ये जो तीन काम है, ऐसा होने पर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी जब बढ़ता है, मोर एयर, है ना, ज्यादा से ज्यादा एयर कहाँ चला जाता है, तो लंग्स के अंदर चला जाता है। ठीक है, क्लियर है। Yes. यस। है ना, चलिए, तो इसके मैकेनिज्म को थोड़ा नोट कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो पहला जो वर्क है इसमें हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन, ऐसे ही करके लिखो ना, ऐसे करके लिखो, एक्सटर्नल इन कोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। आ रही बात समझ में, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर गया। दूसरा आप कह सकते हैं क्या होता है, डायाफ्राम, डायाफ्राम Expands. becomes flattened, फैल जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा, और एक्सपैंडेड, और एक्सपैंड। तीसरा क्या होगा, रीब केज, रीब केज मूव्स अपवर्ड and outward, upward and outward, upward and outward। अब क्या होगा,
अब क्या होगा? as a result of above mentioned activities, as a result of above mentioned activities, the volume of thoracic cavity Increases. increases, and more air enters है ना, more air enters into the lung, ठीक है, क्योंकि जब फैलेगा तो क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा. और ज्यादा चाहिए, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर प्रेशर घट जाएगा. क्लियर है? Yes. चलिए, तो सेकेंड थिंग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं हम, exhalation, the mechanism by which taking out, हाँ, taking out foul air, है ना, foul air from lung are called exhalation. लंग से फॉल एयर यानी CO2 रिच एयर बाहर निकलना. तो इनहेलेशन ठीक है, में डायफ्राम मूव डाउनवर्ड लिख सकते हैं. क्या? इनहेलेशन में डायफ्राम मूव डाउनवर्ड. हाँ, लिख सकते हैं, डाउनवर्ड मूव करता है फ्लैट होने के लिए. ठीक है, अब ये जो हो रहा है यहाँ पे, जो मैंने बस एडिट कर दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी एडिट करना पड़ेगा. समझ जाओगे ना? कर दूं? Yes. ठीक है, तो इस केस में, एक्सैलेशन के केस में, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होगा? Relaxes. रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स. ठीक है, डायाफ्राम बिकम ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, बिकम डोम शेप आ जाएगा. रिब केज मूव अपवर्ड की जगह क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा. और आउटवर्ड की जगह पे किधर की ओर आएगा? इनवर्ड हो जाएगा. As a result, above mentioned activity, volume of thoracic cavity decrease की जगह पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज हो जाएगा. And more air exit, ज्यादा एयर क्या होगा? बाहर निकल जाएगा. है ना, मोर एयर एग्जिट या पुश्ड आउट, फ्रॉम द लंग्स. दैट्स ऑल. लगभग से ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया है. अभी प्लांट के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है, वो हम लोग कर लेंगे. अरे बात समझ में? Yes. चलिए.